नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हैं वहां पर बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आपको पता है आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आज आपकी क्लास 4th में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 की बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक क्या है? चलो चले स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और देखते हैं कि आखिर स्कूल चलते हुए हमें क्या क्या चीज़ें इस अध्याय में देखने को मिलेगी। अच्छा, आपने एक और शीर्षक पे ज़रूर ध्यान दिया होगा। वह शीर्षक है अतीत कैसे जाने। तो इस वीडियो को देखते समय हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर हम अतीत को कैसे जान सकते हैं। ऐसा समझिए कि इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, अब मैं धीरे धीरे आपको अपनी बातें इस अध्याय के माध्यम से, या ऐसा समझिए कि इस चैप्टर की बातें मेरे माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहली लाइन में लिखा है, आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो चित्र है जो कि बाईं ओर है, ये असम का चित्र है। बच्चे कैसे बांस के पुल पर चल रहे हैं। ये बांस से बना पुल है। हमारे यहाँ पर बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? असम के ये बच्चे कह रहे हैं। अब आते हैं इस शीर्षक पर जिसमें लिखा है चलो करके देखें। क्या करके देखना है? हमसे कहा जा रहा है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, कुछ ईंटें लेनी है और इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रख देना है। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं कैसे ईंटा को खुली लाइन में रख दिया है। यहाँ पर लिखा भी है जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब क्या करना है? इन पर चलने की कोशिश करनी है। क्या ये आसान लगा? तो देखिए, बिल्कुल आप जब एक लाइन में इस तरह से ईंटों को रखेंगे और उन पर चलने का प्रयास करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान ही लगेगा। फिर आगे है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अपनी टीचर की मदद से, यानी जो आपके टीचर हैं उनकी मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। देखो, ऐसा अगर आप करते हैं अपने टीचर से कह के, और अगर आपके टीचर आपकी इसमें सहायता करते हैं ना, मदद करते हैं बांस का एक छोटा पुल बनाने में, तो आपको मज़ा तो बहुत आएगा उस पर चलकर, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा शुरुआत में कठिन लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप इस पर बार बार चलने का प्रयास करेंगे अपनी टीचर की मदद से, तो फिर ये आपको आसान लगने लगेगा। इसके बाद है जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या फिर नंगे पैर, और आखिर क्यों? तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, समझिए। नंगे पैर से यानी बिना जूते या चप्पल के पुल पर चलना ज़्यादा आसान होता है। कारण इसका ये है क्योंकि बांस पर ज़्यादा पकड़ बनाने का काम हमारे नग्न पैर करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें एक छोटी सी जानकारी दी है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। इसका शीर्षक है ट्रॉली से। चित्र में देखिए लद्दाख भी लिखा हुआ है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली यानी लकड़ी से बना, जिसे झूला भी आप कह सकते हैं, जो आप चित्र में भी देख रहे हैं,
पुली यानी घिरनी की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ? नदी के उस पार। ठीक है ना, आप चित्र में देख सकते हैं। अब लिखा है आगे, करके देखो। तो चलिए देखते हैं क्या करके देखना है। चित्र 1 और 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा? पुली यानी घिरनी के साथ या बिना पुली के? अब भाई आप चित्र क्रमांक 1 को देखिए। यहाँ पर ये बच्चा अपने हाथों से रस्सी से बाल्टी खींच रहा है कुएं में से, और दूसरे में आप देखेंगे कि ये पुली यानी घिरनी से खींच रहा है। तो देखिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि पहले चित्र में जो बच्चा अपने हाथों से बाल्टी को खींच रहा है यानी बिना पुली के, उसके लिए ये कठिन होगा, और जो पुली का उपयोग कर रहा है यानी घिरनी का उपयोग कर रहा है, उसके लिए ये बिल्कुल आसान होने वाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे है, अपने आसपास देखो। तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो? उनकी सूची बनाओ। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है बच्चों, सूची तो आपको ही बनानी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पर देखा। जब कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा होता है ना, तब वहाँ पर मैंने पुली का उपयोग देखा है। और एक जगह और देखा है, मेरे विद्यालय में जब झंडा फहराया जाता है तो उसको खींचने के लिए वहाँ पर भी घिरनी यानी पुली का उपयोग होता है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से हम भारी यानी वज़नदार वस्तुओं को बड़ी सरलता से उठा सकते हैं पुली की सहायता से। ठीक है, तो ये मैंने आपकी सहायता कर दी है, अब आप समझ सकते हैं। फिर लिखा है, तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कैसे ये जो बच्ची है, बालिका है, लड़की है, ये ईंट उठाने का प्रयास कर रही है। अब आ जाते हैं अगले पेज पर दी हुई इस जानकारी पर। क्या लिखा है? सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पर पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये पुल सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ये पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ भाई, आपके मन में क्या क्या बातें आती हैं कि भाई बांस का जो पुल है वो इतना मजबूत नहीं होता है ना, इतना लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता जितना कि एक सीमेंट का पुल। तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि ये सीमेंट और लोहे से बना हुआ पुल एक मजबूत और टिकाऊ पुल होता है बांस के पुल की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ क्या दिया है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंदाज़ा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? तो देखिए, चूंकि ये सीमेंट का पुल है तो जितने लोग इस पुल में एक बार में आ सकते हैं उतने इसे पार कर पाएंगे। जैसे हो सकता है 25 लोग या 15 से 20 लोग, ऐसा आप मान लीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या आपके स्कूल का रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ है या आपको लेने स्कूल बस आती है? अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिलहाल प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों से, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से स्कूल जाते हैं, ये हमने देखा है ना। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे? तो चलिए मैं अपना जवाब देता हूँ, आप अपना जवाब दीजिएगा,
है ना। भाई मैंने ये देखा है कि बच्चे कैसे कैसे अलग अलग पुलों से जाते हैं, है ना। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं सीमेंट के पुल से ही जाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पुल होता है ये बिल्कुल सुरक्षित है और मज़बूत है कि नहीं। और आसान भी है इस पर चलना, जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं वैसे ही इस पर भी चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है उसका चित्र बनाओ। तो देखिए, अगर स्कूल जाने के लिए आप कोई पुल पार करते हैं तो आप उस बारे में लिखिएगा और उसका चित्र भी बना सकते हैं। मेरी बात करें तो भाई मेरे स्कूल के रास्ते में कोई पुल नहीं पड़ता है। अब जब पुल ही नहीं पड़ता तो चित्र कैसे बनेगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। तो मैंने एक बार मेरी दादी से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था कि उस समय जब वे छोटी थी तो सीमेंट के पुल हुआ करते थे उस समय भी, और कुछ पुल ऐसे देखने को मिल जाते थे जो उस समय बांस के या रस्सी के बने हुए हैं। ठीक है, तो चूँकि मेरी दादी भी उस समय में थी जब सीमेंट के पुल बनते थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा। अब आप भी अपनी दादी से पूछकर अपना उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। अब वो बातें कौन सी हो सकती है? वह कहाँ बना है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या कहीं और? तो मैं आपको अपना उत्तर बताऊं, मैंने जिस पुल को देखा ना वह रेलवे लाइन के ऊपर यानी सड़क पर बना हुआ है, ताकि ट्रेन आसानी से निकल जाए और उसके ऊपर से गाड़ियां निकल जाएं। फिर है, पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियां भी? तो जिस पुल की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर लोग भी जाते हैं, गाड़ियाँ भी और कभी कभी जानवर भी। आगे है, वह पुल पुराना सा लगता है या नया? तो मैं आपको बता दूं कि वह पुल पुराना भी नहीं लगता और एकदम नया भी नहीं लगता। ठीक है ना। इसके बाद में आगे है कि पता करो कि वह पुल किन किन चीज़ों से बना है और उन चीज़ों की सूची बनाओ। तो मैंने पता करने का प्रयास किया था, मुझे ऐसा पता चला है कि वो पुल सीमेंट से, लोहे से, गिट्टी से और डामर से बना हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। इसके बाद है, उस पुल का चित्र कॉपी पे बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियाँ, जानवर और लोग दिखाना मत भूलना। तो भाई अब उस पुल का चित्र आप इत्मीनान से अपनी कॉपी में बनाइएगा और उस पर ये सबको दिखाइएगा, ट्रेन को भी, गाड़ियों को भी, जानवरों को भी और लोगों को भी। अब आगे लिखा है, सोचो अगर वह पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां होती। तो मैं आपको बता दूं कि जिस पुल की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो पुल नहीं होता ना तो घंटों इंतज़ार करते हुए खड़े रहना पड़ता। कई बार बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता ट्रेनों के निकलने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर वह पुल पानी पर बना हो तब तो उसे नाव से पार करना होता। अब देखिए क्या लिखा है, कुछ अन्य तरीके देखें जिनसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, जैसे केरल में वल्लम। यहाँ लिखा है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सोचिए स्कूल जाने के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये अलग बात है कि इन सब में मज़ा भी बहुत आता है। आगे लिखा है, क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ बड़ी बड़ी नावों को और जहाज़ों को देखा है। फिर आगे लिखा है, पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप पुल से पार कर सकते हैं, जहाज़ से पार कर सकते हैं, नाव से पार कर सकते हैं, और अगर आपके पास में हवाई जहाज़ है तो आप उससे भी पार कर सकते हैं। या फिर आप अगर पानी ज़्यादा
लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा है, छोटी जगह पर है। जैसे किसी नदी को पार करना हो, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना हो, तो आप तैरकर भी पार कर सकते हैं। इसके बाद है, क्या तुम भी कभी ऊंट, गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? अगर बैठे हो तो कहाँ? खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था? तो इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऊंट गाड़ी के बारे में जानकारी लिखी है वो पढ़ के। राजस्थान, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। चलिए अब प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं ऊंट गाड़ी में बैठा था। मुझे मेरे बड़े पापा ने यानी मेरी ताऊ जी ने एक बार उस पर बिठाया था। और क्या प्रश्न लिखे हुए हैं कि खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था, ये मैंने बता दिया है ना, मैं उस समय राजस्थान गया हुआ था। फिर आगे लिखा है, तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा? अपना अनुभव कक्षा में बताओ। तो भाई ये कक्षा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। मुझे बड़ा मज़ा आया उस पर बैठकर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैलगाड़ी की। मैदानी इलाके का एक गांव। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। क्या आप कभी बैलगाड़ी पर बैठे हैं? क्या आपको भी मज़ा आता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अब आगे लिखा है कि क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई, मैं जहाँ हूँ वहाँ पर बैलगाड़ियाँ हैं और अक्सर मैंने कई लोगों को बैलगाड़ियों से दूर दूर तक सफ़र करते हुए देखा है। इसमें लिखा है, क्या उसमें छत होती है? तो मैं आपको बता दूं कि सब बैलगाड़ियों में तो नहीं होती, कुछ ही बैलगाड़ियाँ ऐसी रहती हैं जिन पे छत बनाई जाती है। फिर लिखा है कि उसके पहिए कैसे होते हैं। अब देखिए, बोल कर बता पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बैलगाड़ी जो है उनमें ना लकड़ी के अक्सर पहिए बने हुए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है मैंने कुछ बैलगाड़ियों में गाड़ियों के टायर भी देखे हैं। क्या आपने भी देखे हैं? फिर लिखा है, बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाओ। अब आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साइकिल की सवारी पर। पढ़ूं मैं क्या लिखा है यहाँ पे? चित्र में देखिए कैसे बच्चियाँ साइकिल चला रही हैं। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियाँ स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? अब भाई मैं क्या बताऊं, मेरे तो सारे दोस्त साइकिल से ही आते हैं। बहुत सारे बच्चे साइकिल से आते हैं और कभी कभी तो मैं भी साइकिल से स्कूल चला जाता हूं। फिर इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ तो किससे सीखी? तो मैं बता दूं कि भाई मुझे तो साइकिल चलानी और दौड़ानी भी आती है और मैंने अपनी साइकिल चलाना अपने पापा से सीखा था, उन्होंने मुझे सिखाया था। फिर है जंगल से जाते बच्चे। अब इस चित्र को देखिए कैसे बच्चे जा रहे हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब अगला प्रश्न है कि क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो? और अगर गुजरे हो तो कहाँ से गुजरे हो? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं तो कभी इस तरह के जंगलों से नहीं गुजरा, ठीक है। इसके बाद लिखा है, अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखो। अब अगर आप गुजरे हैं और आपका कोई अनुभव है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है, क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो और कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो? तो मैं कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से ज़रूर पहचान सकता हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ खुद नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिएगा।
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बर्फ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। उत्तर की पहाड़ियाँ हैं ये। क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ, फिल्मों में या कहीं और? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इतनी ज़्यादा बर्फ़ सिर्फ फिल्मों में देखी है। मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं गया, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो बहुत कम होता है, लगभग शून्य के आसपास। इसके बाद लिखा है, क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है? तो जवाब है कि हाँ, ऐसी जगहों पर हमेशा बर्फ़ रहती है, तापमान कम होने की वजह से। आगे है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, उत्तराखंड। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ़, हम बच्चे स्कूल पहुँच ही जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे लिखा है कि क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मुझे स्कूल पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। आपका जो भी जवाब हो आप यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद है, तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ना सबसे अच्छा लगता है गर्मियों में स्कूल जाना। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा जो स्कूल है वो सुबह के समय होता है, और जब गर्मियों में स्कूल होता है तो उस समय ना मौसम बड़ा अच्छा होता है। सुबह सुबह खुला आसमान होता है, सूखा सूखी जगह होती है, पानी कहीं जमा नहीं रहता जैसे बारिश में होता है ना। तो मुझे तो गर्मियों में जाना बड़ा पसंद है, और गर्मी की छुट्टियां भी तो फिर जल्दी जल्दी लग जाती हैं। ठीक है ना। इसके बाद में लिखा है, तो फिर मेरी चाल देखना, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे करके दिखाओ। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हो तो कैसे चलेंगे? भाई बड़ा मज़े लेते हुए आनंद से धीरे धीरे चलेंगे, है ना, मज़ा आएगा। फिर है, अगर ज़मीन कांटों भरे मैदान में बदल गई हो और आसपास ऊंची ऊंची घास हो तो फिर कैसे चलोगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चलेंगे। ऐसे समय में ना चलना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, एकदम ध्यान देते हुए देख देख कर चलना होगा, ताकि कहीं हमारे पैरों में कोई कांटा ना चुभ जाए। फिर है, अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो तब कैसे चलना पड़ेगा? ऐसे समय हमें बहुत छोटे छोटे कदम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसी जगह तो हमारे पैर धंस सकते हैं, जैसा कि हमने चित्र में देखा था, है ना। फिर अब लिखा है, क्या हर बार तुम्हारी चाल बदली? चर्चा करो। तो हाँ, हर स्थिति में हमारी चाल पर असर पड़ा। अब लिखा है कि क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है और किस तरह की सज़ा मिलती है? भाई मुझे पता है, मेरे स्कूल में सज़ा मिलती है। और कैसी मिलती है? अगर मैं अपना होमवर्क करके नहीं ले जाता हूँ तो मुझे 2 बार उस होमवर्क को करना पड़ता है। इस प्रकार की सज़ा मेरे स्कूल में मिलती है। फिर है कि तुम क्या सोचते हो, स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सज़ा की जगह बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है। फिर लिखा है, यदि तुम्हारा ऐसी किसी घटना से सामना हुआ हो तो तुम किसे बताओगे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है कि मुझे ज़्यादा सज़ा मिलती है कुछ, तो मैं अपने माता पिता से ज़रूर इस बारे में बात करूंगा। फिर लिखा है कि क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है? तो बिल्कुल नहीं, और भी तरीक़ों से सुधार किया जा सकता है।
स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनसे बिना सजा के स्कूल में सुधार हो। तो देखिए, सारी क्लासेस टाइम पे लगनी चाहिए, शिक्षकों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए समझाते हुए, और हर बच्चे को बड़े प्यार से समझाना चाहिए। और बच्चों को भी जो नहीं समझ में आता वो अपने टीचरों से बार बार पूछना चाहिए और हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। हर दिन क्लास में समय पर उपस्थित होना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए और अपना कार्य हमेशा पूरा करना चाहिए, होमवर्क जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ नियम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर लिखा है कि अपने सपनों के स्कूल का चित्र कॉपी में बनाओ और कक्षा में उस पर अपने साथियों से बातचीत करो। तो अब आप जो भी सोचते हैं वो चित्र अपने विद्यालय का अपनी कॉपी में बनाइएगा और अपने साथियों से उस बारे में चर्चा कीजिएगा। भाई, मुझे लगता है कि आपको ये पाठ ज़रूर समझ में आया होगा, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है ना? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये जो लिंक है इस वीडियो की, उसको शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना? फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।